बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल लिकुल्लि उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अगली टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एसेंशियल्स ऑफ क्राइम को कवर करने वाले हैं। जैसे आप सबको पहले लेक्चर के अंदर हमने बताया था, ये एसेंशियल्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो एसेंशियल्स ऑफ क्राइम है वो होता है एक्टस रिया। एक्टस रिया क्या होता है? इट इज़ अ फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम। अब इस सेंटेंस को समझने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिज़िकल क्या होता है, फिज़िकल चीज़ हम किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है, जनरली रेफर्स टू द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द बॉडी, यानी वो सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी से रिलेटेड हैं उसको आप क्या कहेंगे? फिज़िकल कहेंगे। अगर आप किसी को धक्का दे रहे हैं तो ये भी फिज़िकल कहलाएगा। जैसे एक होता है फिज़िकल एविडेंस, ऑब्जेक्ट्स यू कैन टच, यानी वो सबूत जिनको आप टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा दूसरे बंदे को पिस्टल से गोली मार रहा है, तो अब पिस्टल वो चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? फिज़िकल एविडेंस, और फिज़िकल चीज़ कहेंगे, फिज़िकल ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा मिसाल लें, फिज़िकल हार्म, जिस्मानी नुकसान, जैसे कि इंजरी टू द बॉडी, आपकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फिज़िकल हार्म कहेंगे। आई होप आपको ये वर्ड फिज़िकल समझ में आ गया होगा। आइए हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम क्या होता है, यानी जिस्मानी पहलू क्राइम का, यानी कोई भी चीज़ जो हम बॉडी से परफॉर्म करें, कोई भी क्राइम जो हम अपनी बॉडी से परफॉर्म करें या किसी ऑब्जेक्ट से परफॉर्म करें, तो हम उसे क्या कहेंगे? फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम कहेंगे। दूसरा, एक्टस रिया क्या होता है? फिज़िकल एक्शन ऑफ क्राइम, यानी जिस्मानी अमल क्राइम का एक्टस रिया कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी को जाके बेवजह थप्पड़ मार देते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका फिज़िकल एक्शन हो गया, क्योंकि आपने वो थप्पड़ अपने एक ऑर्गन से मारा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिज़िकल एक्शन कहेंगे। एक्टस रिया इज़ अ गिल्टी एक्ट, यानी गिल्टी एक्ट क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ऐसा एक्ट, ऐसा अमल जो गलत हो, लॉ आपको मना कर रहा है, आप फिर भी कर रहे हैं, तो इसको हम गिल्टी एक्ट कहेंगे। दूसरा होता है एक्टस रिया इज़ अ वॉलंटरी एक्ट। अब वॉलंटरी एक्ट क्या होता है? विदाउट बीइंग फोर्स्ड, यानी ऐसा एक्ट, ऐसा गलत काम जो आप अपने आप से कर रहे हैं, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कि आप करें जाकर, यानी विलिंगली अपनी मर्ज़ी से आप जाके कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप क्या कर रहे हैं? उन पैसों की ज़रूरत में आकर किसी को किडनैप कर रहे हैं, तो ये आपने क्या किया? ये आपने वॉलंटरी एक्ट किया, अपनी मर्ज़ी से किया, अपनी विलिंग से किया, किसी और की विल से नहीं किया, अपनी विल से किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? वॉलंटरी एक्ट कहेंगे। यानी एक्टस रिया क्या होता है? सबसे पहले इट इज़ अ फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम, और उसके बाद क्या होता है? फिज़िकल एक्शन ऑफ द क्राइम। एक्टस रिया क्या होती है? गिल्टी एक्ट। एक्टस रिया क्या होती है? वॉलंटरी एक्ट। अब मैंने आपको ये तीनों और चारों चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक्टस रिया से रिलेटेड एक लीगल मैगज़ीन को समझने की कोशिश करेंगे। लीगल मैगज़ीन, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मैगज़ीन क्या होता है। मैगज़ीन एक ऐसा सच जो पहले से प्रूव किया गया हो, जो पहले से ही सच माना जाता हो, उसे हम कहते हैं मैगज़ीन। लीगल मैगज़ीन ये है, एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। इसकी मीनिंग ये है, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट।
ऐसा अमल जो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ हो वो मेरा एक्ट नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा इरादा नहीं था किसी को धक्का देना, पर एक बंदा दरवाजे के अंदर खड़ा था और मैंने अचानक से दरवाज़ा खोला तो वो बंदा गिर गया और उसको थोड़ी चोट भी लगी। तो मेरा इंटेंशन नहीं था उसे गिराने का, तो ये मेरा एक्ट नहीं कहलाएगा। एक दूसरा मिसाल समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। एक बंदा है जो आपके ऊपर गन रख रहा है और वो कह रहा है कि फला बंदे के घर से जाके चोरी करके आए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो आप उस डर में जाकर उसके घर से जाके चोरी करके आ रहे हैं, तो ये आपका एक्ट नहीं कहलाएगा, ये उस बंदे का एक्ट कहलाएगा जिसने आपसे ये करवाया है काम। आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा एसेंशियल ऑफ क्राइम है मेंसरिया। मेंसरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ क्राइम है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ मेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम। ये एक जहनी पहलू है क्राइम का, यानी ये ऐसा पहलू है जो हमारे माइंड से रिलेटेड है। उसके अलावा मेंसरिया इज ए गिल्टी माइंड। मेंसरिया के अंदर दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है गिल्टी माइंड, यानी मुजरिम जहन। मुजरिम जहन से मुराद किसी शख्स की जहनी हालत या इरादा जब वो जुर्म करता है, यानी उसे पता हो कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसकी रिज़ल्ट क्या होगी, तो उसे हम गिल्टी माइंड कह सकते हैं। मेंसरिया क्या होती है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड फॉरबिडन बाय लॉ। ये एक ऐसी जहन की हालत है जिसको लॉ सोचने से भी मना करता है, यानी इतनी खतरनाक हालत है। इससे रिलेटेड एक लीगल मैगजीन है, वो ये है कि एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंसरिया मीन्स act itself is not crime unless accompanied by guilty mind। इसका मतलब ये है कि अमल तब तक क्राइम नहीं कहलाएगा जब तक वो गिल्टी माइंड से ना किया गया हो। मिसाल के तौर पर आप रास्ते से जा रहे थे, एक कार की ड्राइविंग करते करते अचानक से एक बच्चा आ गया, तो ये क्राइम नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें आपका गिल्टी माइंड शामिल नहीं था। आपका कोई इरादा नहीं था उस बच्चे का एक्सीडेंट करने का, वो अचानक से आपकी गाड़ी के आगे आ गया, तो ये जो एक्ट है ये क्राइम नहीं कहलाएगा। अब आते हैं, अब मेंसरिया के भी एसेंशियल होते हैं। आइए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। पहला जो एसेंशियल है मेंसरिया का वो ये है कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ मेंसरिया इज इंटेंशन। यानी मेंसरिया का जो सबसे बड़ा स्टेज है वो है इंटेंशन। यानी जब तक आप कोई अमल इंटेंशन से नहीं कर रहे तो वो जो है आपका जुर्म नहीं समझा जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आपको गाली दी, वो बंदा गाली दे के भाग गया, वो अपने घर चला गया, आप अपने घर वापस आ गए। आपने बड़ा सोचा, आपने बड़ा इंटेंशन बनाया अपना कि भाई इस बंदे को नहीं छोड़ना। आपने क्या किया, एक लाठी तैयार की, फिर जैसे ही शाम हुई आप उसके दर पे जाकर, वो जैसे ही घर से निकला तो आपने उसको लाठी मारी और उसके सर से जो है खून बहने लगा। तो ये क्राइम कहलाएगा क्योंकि आपने जो चीज़ की है वो पूरे इंटेंशन से की है, पूरे इरादे से की है, तो ये आपका क्राइम कहलाएगा। दूसरा जो एसेंशियल है मेंसरिया का वो है नॉलेज। मतलब
किसी चीज़ में आपके इंटेंशन शामिल नहीं था पर आपको नॉलेज थी, इसका मतलब ये है। मिसाल के तौर पर आप जो है एक हवा में फायर कर रहे हैं, अब आपका इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, पर आपको नॉलेज थी कि मैं ये जो हवा में फायर कर रहा हूं ये हो सकता है आगे जाकर किसी को लगे और वो मर जाए या उसको ग्रीवियस हर्ट आ जाए, आपकी नॉलेज में थी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम क्या कहेंगे, ये भी मेंसरिया में ही आता है। तीसरा जो होता है वो होता है रेकलेसनेस, इसकी उर्दू होती है लापरवाही। When someone consciously takes a significant risk without considering harm to others, इसका मतलब यह है कि आपको अंदाजा है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी को भी, पर फिर भी आप जो है उससे बाज नहीं आ रहे। जैसे आप जो है रोड पे कार को तेज़ भगाते जा रहे हैं, अब आपको जो है पता है कि भाई मैं आगे जा रहा हूँ, हो सकता है कि यार आगे एक्सीडेंट हो जाए और किसी को नुकसान आ जाए, फिर भी आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट करके, उस चीज़ को साइड पे रख के कार को तेज़ भगा रहे हैं, यानी खुद को भी रिस्क में डाल रहे हैं और दूसरों को भी रिस्क में डाल रहे हैं। यानी ऐसा अमल जो रिस्की हो उसे हम रेकलेसनेस कहते हैं। दूसरा होता है, चौथा वो होता है नेग्लिजेंस, इसकी उर्दू बनती है गफलत। इट इज़ अ लाइक नॉट केयरफुल इनफ, यानी एक ऐसा अमल जिस पे पूरा ध्यान देने की ज़रूरत थी पर आपने पूरा ध्यान नहीं दिया, कुछ हिस्सा ध्यान का दिया। जैसे मिसाल के तौर पर इसी कार की एग्जांपल उठा लेते हैं। कार जा रही है रास्ते से, आप उसकी ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब उस कार की। अब उस रोड पे बाइक्स आ रही हैं और भी गाड़ियां आ रही हैं जो बहुत तेज़ जा रही हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना था अपनी ड्राइविंग पे, पर आप उतना ध्यान नहीं रख पा रहे या नहीं रख रहे जितना रखना चाहिए था। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो उससे हम क्या कहेंगे, नेग्लिजेंस कहेंगे, यानी गफलत। या मिसाल के तौर पर आप किसी घर में जाते हैं लाइट को सेट करने, और वहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हैं, तार बोर्ड में डाल रहे हैं, उसको जो है ना टेप आप नहीं डाल रहे हैं, टेप उसके ऊपर। अचानक से एक बंदा आ रहा है, वैसे आपका इंटेंशन नहीं था कि आप जो है किसी को मारे, अचानक से बंदा आ रहा है और उसमें हाथ डाल रहा है, या छोटा बच्चा आ रहा है और वो बच्चा जो है मर जाता है, तो आपने ये काम क्या किया, नेग्लिजेंस में किया। वैसे आपको उस पर टेप डालनी चाहिए थी पर आपने नहीं डाली क्योंकि आप भूल गए, तो आप गफलत में आ गए, तो इसे हम कहते हैं नेग्लिजेंस। अब थोड़ा आते हैं इसमें कि क्या ऐसे भी क्राइम हैं जिसमें हमें मेंसरिया की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे क्राइम हैं जिनमें हमें मेंसरिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सबसे पहले इग्नोरेंस ऑफ लॉ, यहाँ पर लीगल मैगजीन भी आ जाता है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजड। इसका मतलब ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। मिसाल के तौर पर आप किसी मुल्क में जा रहे हैं, उसके लॉ के बारे में आपको पता नहीं है, या आप किसी ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पर जो है चोरी करने पर हाथ काटा जाता है और आपको ये पता नहीं और आप चोरी कर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पुलिस पकड़ लेती है और आप उसे कहते हैं भाई चोरी का मैंने वाकई में जुर्म किया है पर मुझे ये नहीं पता था कि इसकी सज़ा क्या है, या ये मुझे नहीं पता था कि चोरी करना यहाँ पर जुर्म है। तो वो आपको कहेंगे भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, यानी लॉ का आपको पता नहीं है, ये आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। पहला ये। दूसरा पब्लिक न्यूसेंस, यानी कोई बंदा पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसमें भी आपको मेंसरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी उसका इंटेंशन है या नहीं है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उसको नॉलेज है या नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर रेकलेसनेस की वजह से वो
पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या कहा मैंने, इन जुराइम में मेंसरिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तीसरा जो होता है किडनैपिंग, अगर कोई बंदा किसी को किडनैप कर रहा है और बाद में ये कह रहा है कि भाई मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था उसको किडनैप करने में, तो ये नहीं माना जाएगा। चौथा होता है काउंटर फीटिंग, यानी जाली नोट बनाना। इसमें भी मेंसरिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई उसका इंटेंशन था या नहीं था, या फिर उसको नॉलेज थी या नहीं थी, या रेकलेसनेस की वजह से या फिर नेग्लिजेंस की वजह से उसने काउंटर फीट की, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वेजिंग वार यानी बगावत करना, बगावत अगर कोई करेगा तो उसमें भी मेंसरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिरी बात जो आपको समझाना चाहेंगे कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई इंटेंशन और मोटिव में कौन सा फ़र्क होता है। सबसे पहले इंटेंशन जो होता है वो शुरू होता है हाउ, मीन्स कैसे करना है काम, कैसे क्राइम करना है, और मोटिव का मतलब होता है वाई, हमें ये क्राइम करना क्यों है, इसका पर्पस क्या है। उसके अलावा इंटेंशन क्या होता है, एक किस्म का प्रोसेस होता है, और जो मोटिव होता है ये एक किस्म की रिजल्ट होती है कि भाई ये जो हम काम कर रहे हैं इसकी रिजल्ट क्या बनेगी या रिजल्ट क्या होगी। ये दोनों में एक फ़र्क हो गया। दूसरा, हाउ विल यू डू दैट, इसका मतलब ये है, इंटेंशन का मतलब ये है कि आपको ये काम करना कैसे, किस तरीके से करना है, और ये वाई डिड यू डू दैट, यानी आपको वो काम करना क्यों है, आखिर उसकी वजह क्या है, आखिर उसका मोटिव क्या है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, आप सब ने मुझे सुना। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर पीपीसी के हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।